हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ANR क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। आपको पता है कि कई सारे दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसका क्या रीजन था दोस्तों? क्योंकि यूट्यूब पे कुछ वीडियो की वजह से इस पर स्ट्राइक आ गया था, जिसके कारण 7 दिन चैनल को स्थगित कर दिया गया है। 7 दिन के बाद दोस्तों पुनः चैनल को रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम सब के भी क्लास में बात करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों समास देखेंगे, क्योंकि समास जब आप जो एक व्याकरण का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समास 10th की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है। जब आप IAC में जाओगे, मतलब व्याकरण तब तक जहाँ तक पढ़ने के लिए आएगा वहाँ समास बहुत काम देगा, है ना। तो व्याकरण का एक टॉपिक है समास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम सभी के स्टेज में बात करते हैं समास के बारे में। समास किसे कहेंगे, समास को कैसे पहचानेंगे कि समास कौन सा शब्द समास होता है और वो समास के किस रूप में आएगा, उसके बारे में। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, समास। ठीक है, यह एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। दूसरी बात है कि आप सहज दीजिए, समास कार्य को दी, है ना। हो गया। चलिए, तो समास हेडिंग की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, कोई एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि यह शब्द कौन से समास का उदाहरण है। सवाल ऐसे आएगा, आपको जैसे दे दिया देवासुर, और पूछेगा कि देवासुर कौन समास का उदाहरण है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए आपको समास पूरा पढ़ना पड़ेगा। समास जब पूरा पढ़ लोगे तब जाकर के सभी सवाल बनना शुरू हो जाएगा आपसे। ठीक है, व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हिंदी का एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम पढ़ने वाला होगा स्कूल में, कुछ दिन में पढ़ेगा भी, नाथ क्लास भी पढ़ेगा। कल से है? सोमवार से है, मंगलवार से होगा, सोमवार से है, जो भी। हाँ, तो वहाँ पर सुनो रे, वहाँ पर बहुत सारे काम कर जाएगा। ठीक है, आइए पता करते हैं समास। समास का मतलब क्या है? आप तो एक भरे नहीं होंगे, एक में भी दक्षिण दे रहा है। हाँ, ये ठीक है। समास क्या है? तो समास का परिभाषा हम अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। सबसे आसान परिभाषा कह सकते हैं, ऐसे कहता है समास का परिभाषा बहुत बार पढ़े होंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब उससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होता है तो हम उसे समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनने वाले एक समस्त पद को समास कहा जाता है। लेकिन हम सब समास को परिभाषा अलग तरीका से करते हैं। कैसे करते हैं? समास क्या है? तो समास जो है बस कुछ नहीं है सर, समास शब्द निर्माण करने की एक विधि है। समास क्या है? ये वो शब्द निर्माण करने की विधि है। जब हम 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ेंगे, आपस में जोड़ करके जो एक नया शब्द बनेगा ना, वह समास कहलाता है। उसका भी कोई अर्थ निकलेगा। शब्द का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ निकले ना, वह भी एक शब्द है। ठीक है, हम कह सकते हैं समास क्या है? तो समास शब्द निर्माण करने की एक विधि है। क्या है? एक विधि।
ठीक है, अभी लिखना नहीं है, समझिएगा। समास क्या है? तो समास क्या है? शब्द निर्माण करने की एक विधि है। कैसे कहते हैं सर जी कि समास एक शब्द निर्माण करने की विधि है? तो समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लाभ और हानि को जोड़ दिया, लाभ और हानि को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा? बनेगा लाभ हानि, बन सकता है लाभ हानि। ठीक है, तो देखो ये जब ये दो शब्द को जोड़े तो यह इसे एक नया शब्द बना कि ना बना? तो इसी को हम सब कहते हैं समास। हम तो इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, और समझिए, जैसे हमने लिखा देव प्लस असुर, देव प्लस असुर, और दोनों को मिला के लिख देंगे तो बन जाएगा देवासुर। क्या बन जाएगा? देवासुर। अब कहेंगे सर ये आ कहाँ गया? तो देखिए यहाँ ओवा, ओवा बोलो तो आ आता है, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है। और आप जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए कि आज और आ से, आज और आ से बनता है आ। तो देखो वहाँ पर आ आया है देवासुर, है ना, मतलब कि लिखा हुआ है देव असुर, हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? देवासुर। तो यह दो या दो से अधिक शब्द को मिला करके बनने वाले एक नए समस्त पद को क्या कहेंगे? समास कहते हैं। तो यही आपका क्या है? समास है। समझ में आया यहाँ तक समास क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। अब है समास को समझने के लिए, समास को समझने के लिए आपको 3 से 4 बातें आना चाहिए, तभी आप समास को पढ़ पाओगे। देखिए, जैसे हम जब समास को और विस्तार ढंग से नीचे पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ शब्द बोलेंगे, ठीक है, वो शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। समास में प्रयुक्त होने वाला शब्द, ठीक है, प्रयुक्त होने वाला शब्द कि समास जब पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ नए नए शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक आप उस शब्द का मतलब ही नहीं समझिएगा तो समझ में कैसे आएगा? ठीक है, तो समास में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द पहला शब्द है हम उसको बोलेंगे समस्त पद। क्या बोलेंगे? समस्त पद। अब समस्त पद क्या होता है ये समझेंगे हमसे यहाँ पे। फिर हम इस्तेमाल कहीं करेंगे पूर्व पद, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हम फिर कहीं इस्तेमाल करेंगे उत्तर पद, है ना, उत्तर पद, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। या फिर हम कहीं इस्तेमाल करने वाले हैं समास विग्रह। क्या? समास विग्रह, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना, तो समझ पढ़ पाओगे सही ढंग से। आइए हम सबसे पहले समस्त पद का बात करें कि समस्त पद क्या होता है। तो देखिए, हमने जैसे यहाँ बनाया लाभ और हानि, लाभ और हानि को जब हमने आपस में जोड़ा तो क्या बन गया? लाभ हानि। तो यह जब दो या अधिक शब्द जुट करके जब एक नया शब्द का निर्माण करता है ना, तो हम इसी को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे समझिए, हमने बोला बाहुबली, तो क्या बनेगा? बाहुबली, बाहुबली बनेगा। तो यह क्या हो गया? यह हो गया समस्त पद यहाँ पे। दूसरी बात, चलिए दूसरी बात क्या है कि सभी शब्द समास नहीं होते हैं, सभी शब्द समास नहीं हो सकता है ना। ऐसी बात नहीं है कि आप सभी शब्द को क्या करेंगे? समास कह सकते हैं, ठीक है। समास होने के लिए कुछ नियम व शर्त को लागू करता है, तब हम पता कर सकते हैं कि वह शब्द समास है या नहीं, ठीक है। तो इसको बोल दिए। दूसरी बात है कि कितना को लगता है कि ऐसा क्या सभी शब्द समास हो सकता है? तो नहीं, सभी शब्द समास से नहीं हो सकते, ठीक है, याद रखोगे। हाँ, समास जो है वह शब्द निर्माण करने की एक विधि है, वो अलग बात है, लेकिन सभी शब्द समास हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो समास में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होंगे? तो हमने पहले बोला समस्त पद। अब है पूर्व पद। क्या होता है सर? ये पूर्व पद क्या है?
तो समस्त पद को जब बोलते हैं ना, सुनो, जब समस्त पद को बोले और समस्त पद को बोलने के बाद जो शब्द जहां से टूटा होकर पहले वाला शब्द को बोलेंगे पूर्व पद। जैसे हमने बोला बाहुबली, तो देखिए तो टूटता है कैसे बोलते हैं ना, बाहुबली, लगता है बहु अलग हो रहा है और बलि अलग हो रहा है। तो बाहुबली बोलते समय जब शब्द दो खंडों में बट रहा है तो जहां से एक शब्द अलग हो रहा है उसको बोलेंगे पूर्व पद। जैसे हमने बोला भाई बहन, या हमने लिखा, चलो हमने लिखा क्या, हस्तलिपि, हमने क्या लिखा, हस्तलिपि। बताओ जब आप हस्तलिपि को बोल रहे हो तो कैसे खंड हो रहा है, खंड हो रहा है, लगता है हस्त अलग है और लिपि अलग है। तो पहले वाला जो शब्द आया ना इसको बोलेंगे पूर्व पद, इसको क्या बोलेंगे पूर्व पद। समास, समास यानी समस्त पद का पहले वाला पद क्या कहलाएगा, पूर्व पद कहलाएगा। फिर है उत्तर पद, क्या है, तो उत्तर पद का मतलब होगा बाद वाला पद। हमने बोला हस्तलिपि, बाद में कौन आया, लिपि, तो लिपि हो गया उत्तर पद। तो समझ में आना चाहिए, जब हम पढ़ाएंगे सबको परिभाषा दिखवाएंगे वहां पे कि हाँ जी वैसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, तो कैसे जी पूर्व पद क्या हुआ है, आपको दिमाग लगाना है गुड़िया कुमारी कि पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। समझ आ रहा है, यहाँ पे बोलेंगे वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। देखिए हम व्याकरण में व्याकरण वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये ना कि हम आपको हिंदी बोलेंगे कि हाँ जी वैसा समास जिसका पहले वाला पद प्रधान हो जिसका दूसरा पद प्रधान हो, है ना, वैसे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम सब यहाँ पे व्याकरण वाले शब्द का ही क्या करने वाले हैं, हम सब इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही पकड़ के रखिएगा, है ना, छोड़ दिए तो चला गया, फिर वही लगेगा गाना, चला गया चांद आसमां को छोड़कर। यहाँ देखिए, तो ये हो गया। तो लिपि को बोलेंगे कौन पद, लिपि को बोलेंगे उत्तर पद। तो यहाँ से दोनों क्लियर हो गया कि ना हो गया, बोलिए। अब आइए समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह का मतलब होता है कि समस्त पद को खंडित करना, तोड़ के लिखना। जैसा हमने लिखा यहाँ पर ही लाभ हानि, तो लाभ हानि को जब खंडित करेंगे तो क्या बनेगा, पुतुल बनेगा लाभ और हानि। हम जब देवासुर को खंडित करेंगे तो क्या बनेगा, देवा असुर, देवा और असुर। ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। आप बोलेंगे हस्तलिपि, ना, हस्त के लिए लिपि या हस्त का लिपि, जो भी बनेगा वो बात की बात है। बट समास विग्रह होता है क्या, तो समस्त पद को हम जब तोड़ कर लिख देते हैं। जैसे हमने बोले, जैसे आप बोलेंगे राजकुमारी, तो क्या बोलेंगे, राजा की कुमारी ना। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, हो सकते है ना। गौशाला क्या है, वो किसका घर है, तो बोलेंगे ना भाई कि गाय के लिए घर को क्या कहेंगे, गौशाला। हम गौशाला को खंडित किए कि ना किए, हम बोल दिए कि देखो ये गौशाला है, उसका विस्तार से लिखिए तो क्या लिखेंगे, गाय के लिए शाला, है ना। तो जो तोड़ के लिख दिए वह आपका समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, हमने बोला प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन का समझ क्या होगा, हर एक दिन ना। बोलते हैं ना जी घर पे कि जी आपको जाके घर पे प्रत्येक दिन पढ़ना है, तो प्रत्येक दिन का अर्थ क्या पढ़ना है, हर एक दिन पढ़ना है जाके घर पे ना। तो प्रत्येक दिन का समास विग्रह क्या हो गया, हर एक दिन। ठीक है, तो यह जब हम समस्त पद को खंडित करके बोले या लिखेंगे ना तो वह उसका समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब ही होता है खंड खंड में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से आपको समास समझ में आना चाहिए। यह एक टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है इसका भी। ठीक है, अभी तो समास बताए अभी आपको। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पूरा समास का बेसिक, है ना, बेसिक हो गया कि परिभाषा क्या है, समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, एक बार फिर से आपको यहाँ पे करते हैं रिपीटेशन। समास क्या है, तो समास है शब्द निर्माण करने की विधि। शब्द निर्माण करने की विधि को समास कहते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करें, लाभ और हानि, यदि मिला के लिख दें इसको तो बनेगा लाभ हानि, जो एक
समास कहलाएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करे और उससे कोई अर्थ निकलता हो तो वह शब्द समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर देव और असुर को जब जोड़ा तो बन गया देवासुर। तो यह एक समास है और हम इसी को कह सकते हैं समस्त पद, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो एक नए शब्द का निर्माण करता है, हम उस नए निर्माण वाले शब्द को ही समस्त पद भी कह सकते हैं। बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि समास में हम जो समास को पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे हम सब यहाँ पे मिलजुल कर, तो हम कुछ नए नए शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको उसका मतलब समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जैसे हमने बताया कि समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे पहला हम इस्तेमाल करने वाले हैं समस्त पद। तो समस्त पद का मतलब क्या होता है? तो समस्त पद का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्द जो आपस में जुटकर जो एक नया शब्द निर्माण करेगा, उस नए शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। जैसे हमने देव और असुर को जब जोड़ा तो बन गया देवासुर, तो यह एक समस्त पद है। दूसरी बात, समास में एक पूर्व पद क्या होता है? हमने बताया पूर्व पद का मतलब क्या है। जब हम समस्त पद को बोलते हैं तो बोलने के बाद जब वह शब्द जहां से खंडित होता है, तो खंडित के दौरान जो पहले वाले शब्द हैं उसको बोलेंगे पूर्व पद, और जो उत्तर पद का मतलब है दूसरा पद, जब हम उसे खंडित करेंगे तो जो शब्द बाद में आता है हम उसे उत्तर पद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे हस्तलिपि, हस्तलिपि को जब बोलेंगे तो हस्त टूट रहा है, हस्त अलग होता है, लिपि अलग होता है, तो जो पहले आया है वह पूर्व पद कहलाएगा, जो बाद में आया है वह उत्तर पद कहलाएगा। जो अगला है वह है समास विग्रह क्या होता है। तो जब हम समस्त पद को विस्तार से लिखते हैं या बोलते हैं तो हम उसे समास विग्रह कह देते हैं। जैसे हमने बताया राजकुमार, तो यदि इसका विग्रह करेंगे तो तोड़ के लिखेंगे तो राजा का कुमार, तो यह क्या है? उस समास का समास विग्रह होता है। आप नहीं पढ़ते हैं व्याकरण में एक शब्द के अनेक शब्द या अनेक शब्द का एक शब्द। जो मांस खाता हो तो मांसाहारी, तो मांसाहारी हो गए समास है, और जब मांसाहारी का अर्थ मांस खाने वाला, वो हो गए समास विग्रह। ठीक है, इस प्रकार से अब हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पे आइए समझते हैं कि समास विग्रह, समास कितना प्रकार का होता है। हम पहले वो जान जाते हैं, फिर से यहाँ पर बारी बारी से पढ़ेंगे। और आज के घंटे में उम्मीद है कि हम पूरे समास को क्लियर कर पाएंगे। यहाँ से आज के बाद समास छूटना नहीं चाहिए। समास यदि सवाल आएंगे, खास करके 8 और 9 के बच्चों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे समास जब आएगा बोर्ड एग्जाम में या परीक्षा में और छूट गया, हम सवाल चेक करेंगे, नहीं बनेगा तो समझिएगा कि पूरा हिरवाया वाला बाल सब निकाल देंगे। समझ आ रहा है? हाँ, लड़का वाला सबको, लड़का लड़की फिर क्या बात है, स्टूडेंट को बस सब आ गया अंतर्गत आ गए ना। आइए अब समास के प्रकार की बात करें तो देख लीजिए। समास का प्रकार ऐसे हम सब मुख्य रूप से पढ़ते हैं 4 समास। ठीक है, जो हम सब तैयारी करते हैं तो हम सबको पढ़ने को मिलता है 4 समास। 2 समास एक ही समास के अंतर्गत आ जाते हैं, बट हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे समास 6 प्रकार का होता है। क्या होता है जी? 6 बताओ ना। हमको किताब की आवश्यकता है ना कुछ की आवश्यकता है, चलिए इतना विश्वास है अपने मेहनत पे। ठीक है, क्योंकि हम सब अभी भी घर में पढ़ाई ऐसी बात करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। हम सबका सबसे बड़ा दोस्त है मोबाइल। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है सब तुरंत मोबाइल से पढ़ते हैं। और ये ना सोचिए हम खाना को पढ़ाई करते हैं, घर पे भी स्टडी करते रहते हैं। कहा जाता है
होम स्टडी इज मस्ट स्टडी, ठीक है। घर पे पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा हथियार है वो आपका। और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, जिंदगी भर सीखने को है। ऐसी बात नहीं कि हम पढ़ा रहे तो यार हमने पूर्ण हो गए, नहीं, गलत बात है। जो आदमी ऐसा सोचे कि हमको पढ़ाने आता है, हमको तो इसलिए आता है, गलत सोच है। उससे भी आगे आपको और आना चाहिए। इसीलिए ये जिंदगी भर सीखने को मिलता है, सब जिंदगी भर सीखते रहेंगे आगे चल करके, ठीक है। 8 साल से सीख भी रहे हैं आप सबके सामने, हम और भी सीख रहे हैं, क्योंकि कभी नॉलेज बेकार नहीं जाता है। यदि मेरे पास नॉलेज रहेगा तो वो कभी न कभी काम ही हमको देगा, नहीं कम देगा। इसीलिए ये ना सोचें कि यार हम तो मैट्रिक पास कर गए तो हमको क्या मतलब है सीखने की, हम तो बहुत बड़ा हथियार पा लिए, गलत सोच है, ठीक है। हर उम्र में सीखना है, पढ़ाई ऐसा एक ऐसा चीज है। आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है। समास 6 प्रकार का होता है। देखिए हम जब सबकी नाम की बात करेंगे तो पहला जो ऐसे पढ़ाएंगे, सबसे पहले पढ़ाएंगे हम आपको यहाँ पे, ऐसे तो रूटीन वाइज होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहला बोलेंगे अब यही भाव समास। पहला कौन समास जी? अब यही भाव समास है ना पहला। दूसरा पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन समास? तीसरा पढ़ेंगे द्विगु समास। बात समझ में यहाँ तक आ रहा तो कोई दिक्कत? चौथा हम सब पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। कर्मधारय समास। चौथा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, 5वां ही हो जाता है नंबर, उसको कुछ बनाने में कोई दिक्कत नहीं। बहुव्रीहि समास। और जो छठा हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तत्व पुरुष समास। तो यह जो है समास का 6 प्रकार याद रखोगे। अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, 5वां बहुव्रीहि समास, छठा तत्पुरुष समास, ठीक है। हम यहाँ पे बारी बारी सभी सवाल को समास के बारे में अध्ययन करेंगे और उदाहरण के साथ जब पढ़ लेंगे तो हम आपको यहाँ पे सवाल लगाने के लिए देंगे, ठीक है, कि कौन सा शब्द कौन से समास से होगा, कैसे होगा। देखिए जब आप परिभाषा के अनुसार पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप समास को पहचान नहीं पाएंगे। तो समास को पहचानने के लिए हम सब यहाँ पे एक आपको ट्रिक देंगे, ठीक है। उस ट्रिक के माध्यम से हम सभी समास के उदाहरणों को समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बन जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, आगे को बढ़ते हैं। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में। क्या पहले पढ़ेंगे? हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसके बारे में वो ठीक है, हमने आपको नंबर 1 में दिया। अब यही बात की बात है, हम सबसे पहले समझेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। हम अब यही को लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी और सुविधा हो, ठीक है। तो आइए नंबर 1 बनाते हैं द्वंद्व समास। बनाइए नंबर 1 में द्वंद्व समास। वैसे वो अक्षर कमल कुमारी बैठेगा, हैं? वो अक्षर पे तो जानता है दिल्ली का लाल किला हिल जाएगा वहां पे। परसों आदमी कोई खाना नहीं खाएगा जी, लड़का छोड़ के। लड़की कोई नहीं खाएगा परसों, नहीं खा सकता है।
बताते हैं क्या है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास क्या है। ठीक है, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे ना तो द्वंद्व समास का देखिए क्या कहता है परिभाषा। वैसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या हमने बोला? वैसा समास जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान का मतलब क्या है? तो प्रधानता का मतलब ये है कि यदि कोई एक शब्द है उस शब्द में से या तो पूर्व पद को या तो उत्तर पद को हटा दीजिए। समझा रहा है? पूर्व पद को या उत्तर पद को हटा दीजिए तो उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, वह शब्द अर्थ विहीन हो जाएगा। उसे हम वहां पे द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ रहा है जी? हमने बोला वैसा समास जिसका दोनों पद का अर्थ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या हो? प्रधान मतलब मेन हो, है ना? हम सब उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब आइए पता करते हैं कि प्रधानता कौन कौन से आधार पे होगा। समझो, ये पहले समझो जी। ये परिभाषा के आधार पे आप नहीं पकड़ पाएंगे। हम जो एग्जाम्पल यहाँ से दे देंगे ना, आपको केवल वही याद रखिएगा, हमको पता है। लेकिन यदि हम बताएंगे यहाँ पे ट्रिक वाइज, ठीक है, तो समझ में आएगा कि क्या सच में कोई एक समास दे दिया तो क्या उसमें उत्तर पद और पूर्व पद प्रधानता है या नहीं है, तो वह समास द्वंद्व समास होगा या नहीं, उसके बारे में। ठीक है, चलिए हम तो इस शब्द जो शब्द है प्रधानता के आधार पे देखिए कितना प्रकार से दोनों शब्द प्रधान हो सकता है। तो दोनों शब्द प्रधानता 3 आधार पे हो सकता है। दोनों शब्द प्रधानता 3 आधार पे बाबू हो सकता है। पहला तो है प्रधानता होगा विलोम के आधार पर। पहला जो प्रधानता होगा द्वंद्व समास का दोनों पद जो प्रधान होगा वह होगा विलोम के आधार पर। दूसरा होगा पूरक के आधार पर और तीसरा होगा दोनों शब्दों के बीच उत्तर पद और पूर्व पद के बीच इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह लगा रहेगा। तो हम समझेंगे कि वह सभी का सभी समास किस में आएगा? द्वंद्व समास में आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेगा तो खड़ा जाओ, खड़ा हो। हाँ, लौटना जी, किसे कहते हैं द्वंद्व समास? तो जान जाएगा। तीन आधार पे ना, हाँ, विलोम के आधार पे, पूरक के आधार पे और योजक चिन्ह के आधार पे। ठीक है, विलोम के आधार पे हमने एक एग्जांपल दिया लाभ हानि। तो इसका पूर्व पद लाभ है, उत्तर पद हानि है। तो बताओ, आप जब विलोम शब्द करते हो तो लाभ का उल्टा क्या लिखते हो? आप हानि का उल्टा क्या लिखते हो? लाभ लिखते हो। तो यहाँ पे लाभ और हानि एक दूसरे का क्या है? विलोम है। तो जब विलोम भी आएगा तो इसका मतलब है कि लाभ और हानि क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। पूरक के आधार पे क्या है समझिए।
पूर्व पद और उत्तर पद से यदि कोई एक पद हट जाए तो इसका कोई अर्थ रहेगा क्या? अब लोटा और डोरी में यदि पानी भरने का काम आता है, अब पानी कैसे भरते हैं? अरे यहाँ लोटा हमने बोला है, वहां पर बाल्टी को करते होंगे, अब बाल्टी में रस्सी बांध दिए, फिर पानी भरते होंगे कुआं से। यदि उसमें से कोई एक चीज हट जाए तो ये पानी भरने का काम पूरा होगा क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वो दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर है गौरी शंकर। तो गौरी के बिना शंकर अधूरा है, शंकर के बिना गौरी अधूरा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरक हो रहा है, जो प्रधानता हो रहा है, ये पूरक के आधार पे। उसी प्रकार से यदि योजक चिन्ह की बात करें तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में, रे अब तो निकाल के तो मार गया तो चिंता है। यदि अब हम योजक चिन्ह की बात करें तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच का जो चिन्ह है, हम इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यह बतलाता है कि दोनों को जोड़कर रखा है और दोनों एक दूसरे के प्रधान हैं। माता पिता में यदि कोई एगो हट जाए तो आप आते नहीं आते। ठीक है। तो ये भाई बहन, भाई बहन में क्या है? भाई के बिना बहन अधूरा है और बहन के बिना भाई अधूरा है। अब रक्षाबंधन की बात आएगी, भाई है अब बहन नहीं तो क्या बांधेगा राखी? दीवार के, है ना जी। और बहन है और भाई नहीं है। एक मिनट, तो यहाँ पे जो बताओ, और बहन है और भाई नहीं है तो राखी क्या बांधती पुतुल? जैसे अब हमको पास बहन नहीं है, भाई हम है, 3 भाई है, बहन नहीं है, तो हमको राखी बांधेगा जी? तो हम सब के लिए अरे वो अलग मैटर है। अब और माने नहीं बांधेगा तो बांधेगा? और हो लड़ाई बांधेगा जी? नहीं बांधेगा। तो क्या हो गया? यानी हमारे लिए तो रक्षाबंधन पर्व खत्म ना। तो यानी ये योजक चिन्ह जो है प्रधानता है दूसरे का। ठीक है। इस प्रकार से द्वंद्व समास होगा। अब बताओ आप लोग, सीताराम कौन समास होना चाहिए? सीताराम। सीताराम द्वंद्व समास। जैसे राधा कृष्ण वैसे सीताराम। सीता के बिना राम नहीं, राम के बिना सीता नहीं रह सकते हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा यहाँ पे ना। तो यहाँ होता है ऐसे। आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेगा वहां पे एग्जाम्पल द्वंद्व समास में। पासबुक, पासबुक कौन समास? द्वंद्व समास। क्योंकि जब आप पासबुक लिखते हो ना तो देखना हिंदी में रहे या ना रहे, लेकिन अंग्रेजी में से रहता है लिखा। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छा तरीका से। आइए हम नंबर 2 की बात करें और पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में। किस बार पढ़ेंगे जी? द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी वीडियो जितना पढ़ा रहे हैं ना, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब समझ नहीं आवेगा तो जाके घर में तुम्हार देख लीजिएगा। कैसा क्या है? द्विगु समास क्या कहते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी तो है, लेकिन कभी कभी मतभेद भी है। वो मतभेद क्या है वो लास्ट में बताएंगे वहां पे। अभी केवल सबको परिभाषा के आधार पर पढ़ा देते हैं, फिर तुलना करेंगे। क्योंकि कभी कभी जो समास द्विगु समास होते हैं ना, वह कभी कभी समास बहुव्रीहि भी हो जाता है। पसंद आ रहा? जो समास द्विगु में आता है वह कभी कभी कहाँ आ जाता है? बहुव्रीहि में आ जाता है। या जो शब्द कभी कभी कर्मधारय समास में आता है वह कभी कभी बहुव्रीहि में आ जाता है। तो कैसे आता है, क्यों आता है, बात की बात है। हम अभी पर छोबों को पढ़ लेते हैं और फिर ये चारों में तुलना करेंगे। द्विगु और बहुव्रीहि में तुलना
कर्मधारय और बहुव्रीहि में तुलना, ठीक है, तब जा करके